नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों 67वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन का डेट आ गया है। 30 अप्रैल को एग्जामिनेशन का डेट है। आप में से बहुत से दोस्तों को मालूम ही होगा। और सीडीपीओ का भी एग्जाम का डेट नेक्स्ट अप्रैल मई फर्स्ट वीक में। आप सीडीपीओ का एक बार डेट देख लीजिएगा, एक बार आयोग की वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं वो 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ को एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स, उसे हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए। और हमें उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स से लिए गए करंट अफेयर्स से आपको एग्जामिनेशन में जरूर इससे हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास और हम देखते हैं कि बिहार में लेटेस्ट क्या क्या घटना घटा है पिछले 1 से 1.5 वर्षों में। ऊपर देख सकते हैं बिहार करंट अफेयर्स फॉर 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ 2022 एग्जाम। शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। रचित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? तो रचित राज। भारत सरकार भी जो मतलब ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हें भी सम्मान देने के लिए कई कार्यक्रम उठाए हुए हैं। आप चाहे आप रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, या फिर दिल्ली मेट्रो में देख लीजिए, या फिर बिहार सरकार जो योजना जो बिल्डिंग बनता है, भवन बनता है, तो वहां पर भी उनके लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था किया गया है ताकि उनको भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले, जी सके। आगे देखिए दोस्तों, बिहार तकनीक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में बाला मुरुगन डी की नियुक्ति की गई। किस पर? तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग में अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन में बिहार की क्षमता में बिहार का कोटा 18.5 करोड़ टन कर दिया गया। इथेनॉल उत्पादन में बिहार का जो क्षमता था वो पहले कम था, 18.5 से कम था, उसे बढ़ाकर भारत सरकार ने 18.5 करोड़ टन कर दिया है। आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता कितनी है, तो 20, 15, 18.5 और आपका 25 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सीधा जवाब देना 18.5 करोड़ टन बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता है, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आगे चलिए दोस्तों, बिहार पूरे देश में लाइन लॉस अर्थात बिजली की बर्बादी को कम करने में अव्वल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बिजली का जो अनयूजुलेस जो होता है, जो बर्बादी होता है, उसमें पूरा बिहार जो है पूरे देश में अव्वल रहा है। मतलब बिजली का बर्बादी यहाँ पर सबसे कम हुआ है, नहीं के बराबर हुआ है। क्योंकि अब जो कोयला का जो खपत है, जिससे बिजली हम लोग को मिल रहा है, वो कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसीलिए सरकार सोलर ऊर्जा, विंड एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर रही है। आप गाड़ी भी देखिएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो गया। तो मतलब सरकार जो नेचुरल ऊर्जा है, जो संसाधन है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। ताकि कोयला, आप सुनते होंगे पेपर में भी, एनटीपीसी में कोयला 2 दिन का बचा। फिर आप और भी जो कोयला वाली जो कंपनी है, उसमें आए दिन लिखा रहता है कि कोयला का उत्पादन अब बहुत कम बचा है, देश में बिजली अब 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। तो उसी को बचाने के लिए सरकार ने सोलर एनर्जी पर भी ज्यादा फोकस किए हुए हैं। आगे चलिए दोस्तों, अवैध रूप से बिहार में प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए हाजीपुर शहर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया। जो विदेशी घुसपैठिए हैं, जो अवैध तरीके से बिहार में अगर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है सिर्फ नेपाल के साथ, तो अगर वो नेपाल के रास्ते अगर किसी तरीके से घुसते हैं या और भी किसी राज्य के माध्यम से बिहार में अगर घुस जाते हैं, तो उनके लिए डिटेंशन सेंटर जो है वो हाजीपुर में बिहार सरकार की तरफ से बनाया गया है। आगे चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 सितंबर 2021 को पटना शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। और ये कारगिल चौक से लेकर एनआईटी तक इसकी टोटल लंबाई है 2.20 किलोमीटर, और ये साथ में गंगा पथ और पीएमसीएच को भी जोड़ेगा। आगे चलिए, राम अवतार बादशाना जिनका निधन हाल ही में हो गया है, वो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित थे। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जैसे कि लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लता मंगेशकर जी किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत, कला, अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्मी, जो भी रहे, पत्रकारिता। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित थे। आगे चलिए, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी इंडेक्स में बिहार की 20वीं रैंकिंग मिली है। जो एफएसएसआई है, जो कि केंद्र सरकार का है, और एफएसएसआई का प्रमुख काम ये रहता है कि जो किसानों के द्वारा जो अनाज बेचा जाता है वो अपने गोडाउन में रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर सरकार के आदेश पर अनाज जनता के गरीब जनता है उनके बीच वितरित किया जाता है बहुत ही कम राशि पर, और खरीदा भी जाता है।
तो उसको उनका रैंकिंग आया है, उसमें बिहार को जो रैंकिंग मिला है वो 20वीं रैंकिंग है। बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? तो बिहार में बेरोजगारी दर 13.0 यानी कि 13%। आगे देखिए, पोस्ट मौद्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के पारिवारिक आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि छात्रवृत्ति जो पहले 2.5 लाख जिनका पारिवारिक आमदनी होता था उनको मिलता था, उससे सरकार ने बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दिया कि ताकि जिनका ज्यादा से ज्यादा बच्चे, गरीब बच्चे कवर हो और उनको छात्रवृत्ति मिले और वो आगे का पढ़ाई कर सके। देश के कुल 75 रेलवे स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया। इसमें से बिहार के कुल 5 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया। मतलब कि आत्मनिर्भर भारत का जो बैनर है जो लगेगा, पूरे देश में चल रहा है ये कार्यक्रम सरकार रेलवे की तरफ से, जिसमें बिहार का टोटल 5 रेलवे स्टेशन को चुना गया है। आगे चलिए दोस्तों, बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्यमान भोजन यानी कि मिड डे मील भोजन से अलग कर इसकी जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई। कहने का मतलब है कि जो बिहार में जो माध्यमिक विद्यालय था जहां पर सरकार के द्वारा मिड डे मील भोजन चलाया जाता था और इसकी जिम्मेदारी थी वहां के शिक्षक पर, तो उन शिक्षक उससे क्या होता था कि पढ़ाई बच्चों का ठीक से नहीं हो पाता था और सरकार ने निर्णय लिया कि ये जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर दिया ताकि वो बच्चों को आराम से पढ़ाई करा सके और ये जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे दिया गया। एक चीज और दोस्तों, अभी भारत सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया है। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। यानी कि एक बिहार सरकार ने एक ऐप बनाया है। ऐप समझते होंगे आप, जो मोबाइल चलाते हैं तो इतना जानते ही होंगे। प्ले स्टोर से आप अनमोल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वो बिहार सरकार का अनमोल ऐप। उसमें बिहार सरकार ने खास करके बिहार के जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड उस ऐप में रहेगा और ताकि वो अगर जरूरत पड़ने पर उनको कागजी मतलब ज्यादा कागज ले जाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐप के माध्यम से ही वो रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, वहां से वो उनका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड उस पर रहेगा। डॉक्टर कहीं अगर दिखाने की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट वहां से वो दिखा सकते हैं ऑनलाइन। और इसी तरह का भारत सरकार ने भी बनाने जा रही है, उसमें पूरे भारत के लोग भी, जैसे आधार कार्ड है अब आपका हेल्थ कार्ड एक रहेगा, वो भी मोबाइल में अपलोड रहेगा पूरा। जैसे कि आप एक्सरे हो गया, फिर आपका अगर कहीं जांच करवाते हैं पैथोलॉजी में उसका अलग रिपोर्ट हो गया, तो बहुत सा रिपोर्ट हो जाता है। कहीं पर अगर दूसरे जगह शहर में जा रहे हैं अगर चेकअप कराने तो बहुत सारा का रिपोर्ट हो जाता है ले जाके वहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो उसके जगह पर भारत सरकार भी एक ऐप बना रही है जिसमें कि टोटल रिपोर्ट आपका ऑनलाइन लोड रहेगा, वो खुद से आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, और हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं 67वीं बीपीएससी एंड सीडीपीओ एग्जाम के लिए। दोस्तों, भारत में 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। शाही लीची बिहार का एक कृषि उत्पाद है जिसे 2018 में जीआई टैग मिला था। दोस्तों, जीआई टैग से जितना भी इंपॉर्टेंट जो डेटा है उसे आप एक बार जरूर उसे रिवाइज कर लीजिएगा। और बिहार में कौन कौन सा फसल या खान पान को जीआई टैग मिला। अभी हाल ही में सिलाव का जो खाजा है उसे भी जीआई टैग मिला है। शाही लीची को तो 2018 में ही मिल चुका है और इसका पहला निर्यात किया गया है यूनाइटेड किंगडम। आगे देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने चालू रबी सीजन में 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से 4.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। बिहार सरकार ने किसानों से 4.56 लाख मीट्रिक टन अनाज गेहूं सरकार ने खरीदा है। आगे चलिए, लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता कौन है? तो पशुपति कुमार पारस बने। पहले ही थे रामविलास पासवान, लेकिन उनका देहांत हो गया और उनके जगह पर जो पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं उन पशुपति कुमार पारस जी बने हैं। आगे चलिए दोस्तों, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है?
तो एनएचपीसी के साथ 130 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना बन रहा है डगमारा में। आगे चलिए, वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे में 45 से अधिक बाघों की संख्या होने का अनुमान कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वहां पर 45 से अधिक टाइगर होने की संभावना है। 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नीति आयोग के एसडीजे इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार का स्कोर 52 है। इसे परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। जो नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो स्कोर जारी किया गया, उसमें बिहार का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया, यानी कि परफॉर्म कर रहा है। और बहुत सारा राज्य जो है मतलब बिहार से कई गुना आगे है। तो परफॉर्मर की श्रेणी में बिहार को रखा गया है। नीति आयोग को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स आया है और उसमें जिसका रिपोर्ट है 2020-21 का ये रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट में बिहार का स्कोर 52 है और इसे परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये बहुत मुझे खास इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगे चलिए, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना था? तो 46.40%। 46.40% बिहार का 2020-21 में ऋण जमा अनुपात था, 46.40%। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर कितना है? तो 6। प्रति 1 लाख आबादी पर मृत्यु दर 6 है। आगे चलिए, रेड क्रॉस की तरफ से पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा को दिया गया। रेड क्रॉस की तरफ से पहली बार जो है व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान जो है वो गोल्ड मेडल उन्हें हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष जो है डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा को दिया गया है। आगे देखते हैं। 2020 में गृह मंत्रालय के द्वारा किए गए सर्वे में कुर्था थाना अरवल में पड़ता है कुर्था थाना, उसको सर्वश्रेष्ठ थाना पूरे बिहार में चुना गया। गृह मंत्रालय का एक सर्वे हुआ था, उसमें कुर्था थाना है जो कि अरवल जिला में पड़ता है, उसके सर्वश्रेष्ठ थाना बिहार में चुना गया। और पूरे देश में जो थाना को चुना गया उसका नाम है नागपोंग सेमकई थाना, जो कि मणिपुर में है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है मणिपुर, जिसे 7 सिस्टर भी कहते हैं। इंडिया का जो मैप है उसमें जो नॉर्थ में देखिएगा पूरा 7 सिस्टर, उसे 7 सिस्टर कहा जाता है। तो नागपोंग सेमकई थाना को चुना गया पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ थाना और बिहार का कुर्था थाना अरवल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे यहाँ पर BBI हम लिख देते हैं। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, हमने उसी को लिया है जो कि आपके CDPO और जो 67वीं BPSC प्री का एग्जाम है उसमें आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगा। और हम और भी करंट अफेयर्स सिलेक्टेड छांट रहे हैं अभी, और हम छांट करके आपके लिए लेकर के आएंगे। तो दोस्तों फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के, जो आपको एग्जामिनेशन खास करके BPSC 67वीं और CDPO में आपको हेल्प हो। बस मेरा उद्देश्य यही होता है वीडियो बनाने का, क्लास तैयार करने का आपके लिए, कि आपको हमसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए और वीडियो को बार देखिए। वीडियो अगर आपको सिलेक्ट अच्छा लगा होगा जिसे प्लीज दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर देगा, ताकि और भी जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिले। हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।